Students, I Dr. Aparna Ghosh, Assistant Professor, Department of Economics, St. Thomas College, भिलाई। मैं आज आपको मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की मौद्रिक नीति के बारे में बताऊंगी। ये एम इकोनॉमिक्स सेकेंड सेमेस्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स की 3rd यूनिट की टॉपिक है। आइए स्लाइड्स की तरफ चलते। मॉनेटरी पॉलिसी कौन संचालन करते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में जो मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा संचालित किया जाता है। इसे बैंकों की बैंक भी कहा जाता है। भारत में रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मौद्रिक नियंत्रण एवं प्रबंधन करना। यानी कि आज के डेट में आरबीआई की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री को इन्फ्लेशन से बचाना है, इन्फ्लेशन से कंट्रोल करना है। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है, उसको देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को स्थिर बनाए रखना। देश में कीमत स्थिरता को बनाए रखना अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की नियमित करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य उद्देश्य में से है। सेकंड है एक्सपेंशन ऑफ मनी, मुद्रा के विस्तार करना, सिर्फ विस्तार करना। इसमें 1 रुपी कॉइन को छोड़कर 1 रुपी कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके प्रिंट और इशू करते हैं। बाकी सारे नोट्स जो है रिजर्व बैंक की अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, वही उसकी प्रिंट करते हैं और टाइम टू टाइम उसको इशू करना, एक्सपेंशन करना इकोनॉमी के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना। फोर्थ है मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर्स, यानी कि छोटे लघु उद्योगों को सस्ते में लोन प्रोवाइड करना। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कम दरों पर उनको ऋण की व्यवस्था करना। ये सारे उनकी मुख्य उद्देश्य में से हैं। फिफ्थ है एनकरेज एक्सपोर्ट्स, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना आरबीआई का मुख्य उद्देश्य में से है। ताकि निर्यात अधिक होगी तो अधिक से अधिक फॉरेन करेंसी हमारे पास आएंगे, फॉरेन कंट्री के जो उनका रुपीस है वो हमारे पास आएंगे और हमारे देश के विकास में तेजी आएगी। सिक्स्थ है इक्विलिब्रियम इन द बीओपी। बीओपी क्या है पहले इसको समझते। बैलेंस ऑफ पेमेंट वो होता है जो दो देशों के बीच जब व्यापार होता है उसको स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। मतलब पेमेंट एंड रिसिप्ट, हम जब दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको फॉरेन करेंसी रिसिप्ट होती है और जब हमने दूसरे कंट्री से अदर कंट्री से जब हमने इंपोर्ट करते हैं तो हम उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये पेमेंट एंड रिसिप्ट का एक शीट होती है जो हमेशा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो करेंसी जो हमने पेमेंट किया रिसिप्ट के वो अगर इक्वल है तो उसको इक्विलिब्रियम इन बीओपी बोलते हैं, जिसका मेन उद्देश्य होता है आरबीआई का। और अगर डिसइक्विलिब्रियम हुआ, कब होता है डिसइक्विलिब्रियम? जब एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट ज़्यादा होता है। इंपोर्ट जब हम फॉरेन करेंसी का ज़्यादा करते हैं तब क्या हो जाता है, हमको फॉरेन कंट्री को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, तो उसमें हमारे कंट्री को घाटा होता है। और एक होता है सरप्लस। सरप्लस बीओपी अच्छी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट को बूस्ट अप होता है और हमने दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड कम रहता है, इंपोर्ट कम करते हैं। नेक्स्ट है आपका 7th स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी को हमने एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी कह सकते हैं। जैसे $1 इक्वल टू 70 रुपीज, दिस इज द एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी की एक्सचेंज रेट है। इसको हमें इसे स्टेबल बनाए रखना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आना चाहिए। अब लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मेन पर्पस है क्योंकि ऊपर के सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना अगर बहुत बेटर तरीके से अगर वो कर पा रहा है, बहुत अच्छे से अगर प्राइस इन्फ्लेशन से अगर स्टेबल करके पा रहा है, फॉरेन करेंसी को बहुत ज़्यादा हमारे तरफ अगर अट्रैक्ट करके उसको ला पा रहा है, इस टाइप की अगर पॉलिसी अगर मॉनेटरी के पॉलिसी के थ्रू किया जा रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में तेजी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली 2 टाइप की प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होती है जिसके थ्रू ये प्राइस को स्टेबल करने की काम करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई। एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में देखिए क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसमें क्वांटिटिव है यानी कि न्यूमेरिकल होती है ये पूरा, जिसमें बैंक रेट होंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे आपका आ जाएंगे क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत। और क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन में क्या आता है? चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मॉरल सॉल्यूशन, डायरेक्ट डीलिंग। नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं क्वांटिटेटिव का
सबसे पहले लेते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वह रेट है जिस रेट में आरबीआई अपने बैंकों को, यानी कि व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को रेट देते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रेट। एट प्रेजेंट 5.40 बैंक रेट इसका चल रहा है, जिसमें अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो इस रेट को बढ़ा देंगे गवर्नमेंट, अगर डिफ्लेशन है, रिसेशन है इकोनॉमी में तो इस रेट को कम कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो बैंक रेट है 5.40%, इतना परसेंट जो है, जो जब लोन लेंगे तो उनको उस रेट में उनको लोन लेना होगा। तो इसका मतलब वो पैसा जो है सिक्योरिटी के फॉर्म में आरबीआई के पास सेविंग होती है, जमा रहता है, और बाकी पैसा जो है आरबीआई के पास। ये रेट जब बढ़ा देंगे, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बढ़ जाता है, लोग लोन कम लेते हैं, तो सिमिलरली उनका जो व्यापारिक बैंक है उन लोग लोन कम लेंगे जब इस रेट को बढ़ा देंगे। तो ये पॉलिसी तब अप्लाई करता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होती है, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। तो जब बढ़ा देते हैं तो आरबीआई से लोग कम से कम पैसा लेते हैं और मनी सर्कुलेशन इकोनॉमी में कम होता है। तो देखिए मैंने वहाँ रेड में लिख दिया कि बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है तो मनी सप्लाई डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बॉन्ड, सिक्योरिटीज, फर्स्ट क्लास बिल को डायरेक्ट गवर्नमेंट मार्केट में बेचते हैं और खरीदते हैं। तो व्हेन सिक्योरिटीज आर परचेज्ड, कब उसको सिक्योरिटी को कब वो परचेज करते हैं? जब परचेज करते हैं तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होता है। ठीक है, जब वो परचेज करते हैं मतलब बैंकों से और मार्केट से जब उसको खरीदते हैं तब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। वो खरीद लेते हैं और उसके बदले में वो मनी सप्लाई करते हैं इकोनॉमी में। और सेकंड है व्हेन सिक्योरिटीज आर सोल्ड, कब उसको जब सोल्ड करते हैं तो मनी सप्लाई उसको डिक्रीज होता है। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस का थर्ड पॉइंट है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, मतलब मनी के फॉर्म में रखना है इसको। सारे बैंक को मैंडेटरी फॉर्म में अपना टोटल जो कैपिटल उनका होता है जिसके थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, उतने टोटल पैसा का 4%, एट प्रेजेंट CRR 4% चल रहा है, वो 4% उनको बैंक आरबीआई के पास रखना होगा जमा करके, और बाकी जितना उनके पास रहेंगे वो लिक्विडिटी के फॉर्म में ट्रांजैक्शन करेंगे, लोन देंगे लोगों को। तो ये CRR जो है हर एक आरबीआई के अंडर में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक, उन सारे बैंकों को मैंडेटरी फॉर्म में उनके पास रखना रहता है। तो ये CRR को इन्फ्लेशन के समय बढ़ा देते हैं और डिफ्लेशन के समय कम कर देते हैं ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। फोर्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। इट मीन्स एट प्रेजेंट SLR कितना चल रहा है? 18.75%। इसका मतलब है 4% के अलावा सारे बैंकों को 18.75% भी अपने टोटल पैसा का फिर से आरबीआई को दे देना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा रखना पड़ेगा। और इसको ज़रूरी नहीं है कि इसको कैश फॉर्म में रखें, इसमें गोल्ड, सिक्योरिटीज, बॉन्ड, इस फॉर्म में उनके पास रखना है। ठीक है, और जो 4% जो CRR है उसके ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन SLR में जो भी पैसा उनके पास रहेगा अलग से हटा के उसमें उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। इसमें भी देखिए जब SLR बढ़ जाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन के समय सारे रेट को बढ़ा देते हैं और डिफ्लेशन के समय कम कर देते हैं, और इकोनॉमी में जो भी ज़रूरतमंद समय के समय जो है इस सारे रेट को चेंज करते हैं। लास्ट है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट में, जैसे कमर्शियल बैंकों के पास अगर उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी, शॉर्टेजेस कम, कैश की शॉर्टेजेस हो रही है, तो क्या करते हैं आरबीआई के पास ओवरनाइट उनका डिमांड करते हैं कि मुझे इतना लोन चाहिए। तो जिस रेट में लोन देते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो वो रेट क्या चल रहा है एट प्रेजेंट? 5.40%। और अदर होता है कि रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मार्केट की परिस्थिति को देखते हुए इस रेट को तय करते हैं। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट होता है रेपो रेट के। और कमर्शियल बैंकों से रिटर्न जब जिस रेट में पैसा को अपने पास डिमांड करते हैं चाहिए, तो उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एट प्रेजेंट 5.15% रिवर्स रेपो रेट।
नेक्स्ट है आपका देखिए क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो होती है, ये टोटल मनी सप्लाई के ऊपर इसका कंट्रोल नहीं होता, ये सेलेक्टिव कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, कुछ पर्टिकुलर गुड्स के लिए किया जाता है। नंबर 1 है देखिए चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, मार्जिन सेट करते हैं। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति होती है तब लोन देने की जो क्षमता होता है वो बढ़ा देते हैं, और जब मुद्रा अवनति इट मीन्स जब रेसेशन होता है, लोन देने की जो क्षमता है लोगों को लोन देना, उसकी क्षमता को कम कर देते हैं। सेकंड है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के थ्रू कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, इसका एक लिमिट तय कर देते हैं आरबीआई, यानी कि कोटा फिक्स कर देते हैं। अपने मेंबर बैंकों को ये कहते हैं कि इतने कोटा 50% टोटल अपना इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कि इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है, उस हिसाब से कोटा को फिक्स करते हैं और सारे अपने कमर्शियल बैंकों को सर्कुलर भेजते हैं कि इस कोटा को अपनाएं और इसको मनी कंट्रोल के लिए एप्लीकेबल करें इकोनॉमी में। तो जिसमें क्या होता है, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल हो जाता है। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इसे आरबीआई की मनी सप्लाई को नियंत्रण करने के लिए अपनाया जाते हैं। इसके अंतर्गत है ईएमआई। आप जानते हैं ईएमआई क्या होता है, हमने जब जो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में कोई भी चीज़ों जब खरीदते हैं तो एक साथ पैसा ना दे के 3-4 इंस्टॉलमेंट हम उसको पेमेंट करते हैं। ये जो इंस्टॉलमेंट का रेट है इसको या तो कम करते हैं या तो ज़्यादा करते हैं। इसको क्या करते हैं, जब इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, जब मनी सर्कुलेशन ज़्यादा है इकोनॉमी में, जब पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा, लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तब सपोज कोई कंज्यूमर 50,000 का कोई सामान खरीदा और उसको इन्फ्लेशन के समय 5 मंथ्स में, 5 महीने में उसको कंप्लीट करना है, 5 ही इंस्टॉलमेंट देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। और जस्ट इसको अपोजिट होता है, अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में, रिसेशन है, मनी कम है लोगों के पास, तो ऐसे कंडीशन में इस जो 5 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट है उसको 10 महीने में कन्वर्ट कर देते हैं कि 10 महीने तक दो। तो इसी प्रकार जो है शॉर्ट पीरियड का जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, मनी सर्कुलेशन ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाती है। मॉरल शोषण है। मॉरल शोषण के अंतर्गत क्या होता है, आरबीआई टाइम टू टाइम व्यापारिक बैंकों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होती है उनका मीटिंग लेते हैं या फिर उनको गाइडलाइंस सर्कुलेट करते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो गाइडलाइंस होती है उनको सर्कुलेशन करते हैं, उनको भेजते हैं और बोलते हैं इसको सक्सेसफुली इसको आप इम्प्लीमेंट करें, इसी को फॉलो करें ताकि इकोनॉमी की जो अभी डिस्टर्बेंस है मनी सप्लाई की उसको हम कंट्रोल कर सकें। और एक है डायरेक्ट डीलिंग। डायरेक्ट डीलिंग के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के तहत आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये शक्ति प्रदान किया है उसमें कि डायरेक्टली अगर मनी सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा है, कम है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो खुद मार्केट में जाके बॉन्ड सिक्योरिटीज़ को, फॉरेन एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट मार्केट से खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। थैंक यू।